जी कल वो जो सवाल कर रहे थे निकालें। जो पैसे हमने इंटेंजेबल ख़रीदते हुए फ़ौरन दे दिए थे उनकी एंट्री होगी इंटेंजेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और जो पैसे इंटेंजेबल को ख़रीदने के लिए, बातें ना करें हाइब्रिड में प्लीज़, जो पैसे, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही उधर, पॉज करके जाओ ना। जितने पैसे आपने इंटेंजेबल के अभी दे दिए उसकी एंट्री आप करेंगे इंटेंजेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और जितने पैसे आपने इंटेंजेबल के देने का वादा किया है उसकी निकालेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू। तो पहली लाइन पढ़ें, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ज़ीब्रा ऑन जकम अप्रैल वी एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 86.3 का खरीदा, जिसमें से 50 दे दिए, तो कितने दे देंगे? 36 इशारिया दे दिए की प्रेजेंट वैल्यू निकालती हैं या दे देंगे की प्रेजेंट वैल्यू निकालती हैं? दे देंगे। अटेंटिव हो जाएंगे, पता नहीं दिमाग कहाँ गया हुआ है, घर में भी दिमाग इधर उधर निकल जाता है, 15 मिनट वापस आता है। ओ हाँ, मैं तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में प्रिंसिपल निकाल के इंटरेस्ट और बैलेंस निकालना भूल गया था। द बैलेंस अमाउंट इज पेएबल ऑन जकम अप्रैल 19। अच्छा जी, लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स, इसे कहते हैं ओरिजिनल लीगल लाइफ, लेकिन लाइसेंस अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है 35 मिलियन दे के। इसे कहते हैं लीगल लाइफ में एक्सटेंशन। लीगल लाइफ में अगले पीरियड को सिर्फ तब डाला जाता है जब अगले पीरियड में रिन्यूअल हो ना होने के बराबर पैसों में। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज महंगी, मैनेजमेंट का इरादा है कि मैं लाइसेंस रिन्यू करवा लूंगी सिर्फ एक दफ़ा, यानी बार बार रिन्यू नहीं कराऊंगी, एक दफ़ा 5 साल का और रिन्यू करवा लूंगी। लेकिन भाई मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, क्योंकि रिन्यूअल सस्ती नहीं है ना। एंड सेल इट एट एंड ऑफ 8th ईयर, और मेरा ये भी इरादा है कि मैं इसको 8वें साल के एंड पे बेच दूंगी। तो मैनेजमेंट का अगर इरादा है कि मैं इसको 8वें साल के एंड पे बेच दूंगी, और सबसे सलाम ले लो, इधर से लेना शुरू करो, मैनेजमेंट का इरादा है कि मैं इसको 8वें साल के एंड पे बेच दूंगी, तो ये शायद यूजफुल लाइफ टाइप चीज़ बन रही है। अब भाईजान क्या करेंगे? लीगल लाइफ is 5 only and useful life is 8, shorter is 5 in the absence of any active market। क्योंकि एक्टिव मार्केट नहीं है इसलिए मैनेजमेंट का इरादा है कि रेजिडुअल वैल्यूज़ ले लें 15 मिलियन और 20 मिलियन एट द एंड ऑफ 5th and 8th ईयर। 5वें और 8वें साल के एंड पे हम रेजिडुअल वैल्यूज़ इतनी ले लें। अच्छा भाई, रेजिडुअल वैल्यू दो सूरतों के अंदर जो है वो लेते हैं, या तो एक्टिव मार्केट हो या कोई थर्ड पार्टी से कमिटमेंट हो। ना एक्टिव मार्केट है ना थर्ड पार्टी से कमिटमेंट है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेल कर देने की नीयत कर लिया तो थर्ड पार्टी ने कमिट भी कर लिया, थर्ड पार्टी कमिटमेंट अलग से नजर आएगी, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू तो जीरो लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करेंगे। अब सिर्फ अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट इज 50 plus 30 is 80, life is 5 and the number of months is used is the next challenge। वो ग्रीन वाली लाइन 1 मिनट पढ़िएगा। यकम अप्रैल को बाय कर लिया है, लेकिन चैनल स्टार्ट होना है यकम अगस्त को। याद रखिएगा, इंटेंजेबल्स और टेंजेबल्स अमोर्टाइज होते हैं, भाई बातें ना करो, इंटेंजेबल्स और टेंजेबल्स अमोर्टाइज होते हैं फ्रॉम द डेट दीज आर अवेलेबल फॉर यूज़। Now when these are available for use, 1st अप्रैल, तो 1st अप्रैल से लेके ईयर एंड 31 दिसंबर, 9/12 12। ओके, एक मसला बताएं जो कल हमने खड़ा किया था, एक मसला हाथ खड़ा करके बताएं। पेएबल पे करने 36.3 और क्रिएट हुए 30 पर। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो कराने ताकि ये 36.3 पर पहुंच जाए जब कभी पेमेंट का वक्त आए।
मुझे बताएं ये पेएबल क्रिएट कब किया है? यकम अप्रैल को। जब मैं ईयर एंड पे आऊँगा तो मेरा कितना अरसा और गुजर चुका होगा, यानी कितने महीने गुजर गए हैं? 9 मंथ्स और गुजर गए हैं। इसका मतलब है कि पेमेंट की मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा हूँ। पहले मैंने पेमेंट करनी थी 2 साल बाद, अब मैं 9 मंथ्स पेमेंट के करीब हो गया हूँ, यानी मैंने पेमेंट करनी है 1 साल और 3, लेकिन इस तरह नहीं सोचना 1 साल 3 महीने, बस मैं 9 महीने पेमेंट के करीब हो गया हूँ। पहले मैं 2 साल में पेमेंट करनी थी, अब मैंने 9 महीने और आगे चला गया हूँ। इसलिए इस पेएबल को ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने का तरीका हुआ करेगा, ये जो पीवी आपने कड़ी हुई है ना, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के लगाएंगे डिस्काउंट रेट। कितना है? सवाल में नीचे दिया हुआ, मैंने छुपाया हुआ है 10%। लेकिन प्लीज 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 इसको आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यकम अप्रैल हमारे क्रिएशन ऑफ पेएबल की डेट थी। पेएबल क्रिएट किया था यकम अप्रैल को, लेकिन 31 दिसंबर पे हमारा जल्दी ईयर एंड आ गया, तो हम 9/12 करेंगे। कल 9/12 क्यों नहीं किया था? क्योंकि यकम जनवरी 17 को वादा किया था उसे पैसे देने का, और 31/12/17 हमारा ईयर एंड था, इसलिए कल 9/12 नहीं किया था। ओके जी, जवाब बता दें। 2.3। अब मुझे ये बता दें कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कल जो कराई थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना, पेएबल क्रेडिट। ये एक एंट्री है, लेकिन रिलैक्स हो जाएं, हमारा एक टॉपिक है डीकमीशनिंग वाला, उसमें हमने जो ये स्काई ब्लू वाली एंट्री है ना, ये इतनी डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी सोच और मेरी सोच से भी आगे की बात है वो, यानी इतनी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 2 एंट्रीज हमारी थी जिसके लिए मैंने ये सवाल कराया था आपको, वरना इस सवाल के कराने का कोई फ़ायदा नहीं था, आप लोगों के फ्यूचर से खेलने के बराबर है बार बार ऐसे सवाल कराना। अभी आते हुए मुझे एक लड़का नज़र आया, उसने बैट हाथ के अंदर पकड़ा हुआ था। जिस तरह उसने बैट पकड़ा हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होगा। तो वो लड़का अपने फ्यूचर से खेल रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चंद ऐसे लोगों के मैं इसमें जा रहा हूँ जो अपने फ्यूचर। अच्छा हाँ, जिस दिन से पेएबल क्रिएट होगा। मैंने कहा सुबह सुबह आपको खुश होकर जवाब देना। क्या करना है ये हाइब्रिड में, सीटें चेंज होती रहनी है, जितनी देर में क्लास ही एंड हो जानी है, बस का सफ़र ख़त्म हो जाना है। सरकार, ये आप फॉर्म में पार्टनर के साथ भी यही किया करेंगे, पार्टनर आपको बुलाएगा और आप कहेंगे जी जनाब सरकार आ रही हैं, वो अगले दिन से कहेगा भाई ना फॉर्म चेंज कर लें। अजीब लोग हैं, यानी कंसोली फाइनल अकाउंट का सवाल इंशाल्लाह करेंगे। एक एडजस्टमेंट बस कर लें सेल ऑफ स्टॉक की, P2S और S2P वाली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5-10 मिनट हम इधर उधर की बातें करेंगे, इतनी देर में बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, ये सवाल थ्योरी का था, तो घर जाके ना ज़रूर इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल थ्योरी का था। इनटेंजिबल विल बी कैपिटलाइज्ड एट दिस अमाउंट and the payment which is to be made after 2 years, the present value will be calculated and added in the cost of intangible. However, advertisement incurred will be directly charged to P&L in the year in which it is incurred. For the purpose of amortization, the cost will be taken as 80. However, as the useful life is 8 years, legal life is 5 years, renewal period is ignored because it is not at minimal cost. Therefore, the shorter one is 5 years. So I have amortized the help of साथ वाला over a period of 5 years. While calculating amortization, सामने वाला has really helped me to divide it by 5, and it is as available from use for Yakam April. So that's why I myself has decided to amortize over a period of 9 months. So I have applied the factor of 9/12 for you, my dear examiner, my buddy, my Bablu. And as far as the payable is concerned, so as I have gone closer 9 months for making the payment,
Therefore, the interest is being calculated over a period of 9 months. For further detail, you can contact my daddy. Yes, sir. Okay. इस तरह इंग्लिश में ना बातें किया करें साथ वाले को, इंग्लिश आपकी खराब हो जी। इसमें आप वो एग्जाम्पल 7 करके आए मंडे की क्लास में, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एग्जाम्पल 7 और 7A करके आए। 271 था मेरे ख्याल से। आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट होकर नोट्स भेज दिए थे, आप वाले ग्रुप में भेजे थे मेरे ख्याल से, बाकियों को तो मैंने नहीं भेजे थे। सिर्फ जिस ग्रुप में आप थे मैंने कहा था उसी में भेजना बस। क्या करें, आप बच्चे नहीं आ रहे, बस छोड़ने पर देखी जाएगी। लेट्स प्ले विद द फ्यूचर्स ऑफ बच्चे। कितने लोगों के दोस्त हाइब्रिड में आ रहे हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। इन ट्रांजिट, बंदा इन ट्रांजिट डेबिट, आपकी खुशी, क्रेडिट तो नहीं, गम होगा आपको। बंदा इन ट्रांजिट डेबिट, गम डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। वो निकालें एग्जांपल, वो जो छोटी सी की थी बिस्किट वाली, सरासिफ वाली, और कौन सा पेज है? पेज बता दें माय डियर। सरासिफ वाली और वो एग्जांपल की थी। अच्छा चलें पेज 19 निकालें, 1-2 मिनट बस और इंतजार कर लेते हैं बच्चों का। पेज 19, इन्वेस्टमेंट आती हैं, एनसीआई आती है एट फेयर वैल्यू या एट प्रोपोर्शनेट शेयर। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से आता है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी मतलब पैदल आ जाते हैं, 6:30 भी निकले। तो शेयर कैपिटल ऑफ एस, शेयर प्रीमियम ऑफ एस, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ एस, कैपिटल रिजर्व्स प्री, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एसेट्स नेगेटिव साइन के साथ, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स पॉजिटिव साइन के साथ। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कुछ और है, वो जो कल हमने पढ़ी थी वो कुछ और है। ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन नहीं है जो कल हमने पढ़ी थी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फिर कभी पढ़ेंगे। तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। गुडविल मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। इफ इट इज नेगेटिव इट विल गो टू CRE, but in the P&L question it will go to other income. Contingent asset भी कुछ होता है, ये कभी देखेंगे अगर जिंदगी ने मौका दिया तो। SRE बैलेंस शीट से क्लोजिंग उठाएंगे और प्री माइनस कर देंगे, प्री माइनस कर देंगे। इसके बाद S2P वाला स्टॉक इधर आएगा और S2P वाला PPE का गेन रिवर्स इधर होगा। डन। सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा, वो भी उधर आएगा, और सब्सिडरी ने पेरेंट को फिक्स्ड एसेट बेचे तो भी इधर आएगा, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। गुडविल की इंपेयरमेंट सिर्फ SRE में तब आएगी जब NCI किस पे हो, फेयर वैल्यू पे हो। यहां मैं एक पॉज लेकर CRE की ये 3 एडजस्टमेंट्स आपको दिखाने लगा हूं। CRE में भी ये 3 एडजस्टमेंट्स आती हैं। कब? जब NCI, जब स्टॉक P2 और जब रिवर्सल ऑफ गेन P2। तो ये तीनों एडजस्टमेंट्स मैंने आपको CRE SRE दोनों में दिखा दी। कब कब आएंगी? आई होप यू गॉट इट। उधर P2S वाली, इधर P2S वाली आएंगी वर्किंग 3 में, और उधर S2P वाली। अच्छा, इसके बाद एक एडजस्टमेंट उधर देख लें ऑपोजिट साइड पर, जो मैं आपको येलो से दिखाऊंगा। डेट इज लॉस की रिवर्सल PPE, लेकिन S2P वाली, S2P वाली। और इधर लॉस की रिवर्सल कौन सी? P2S वाली। नेक्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स हैं, वो सिर्फ SRE में आती हैं। अगर आपने डेप्शन चार्ज करनी है सरप्लस पर तो वो गम में डेबिट साइड पे आएगा, और डेप्शन रिवर्स करनी है रिवैल्यूएशन लॉस पर तो वो खुशी है, वो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो उधर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस, इधर आएगी डेप्शन ऑन रिवैल्यूएशन। दैट हैज नथिंग टू डू विद CRE। So that is about SRE. Now come on CRE.
पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग और नेगेटिव गुडविल। एंड सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व्स बैलेंस शीट से आएंगे, प्री माइनस होंगे और कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व और एनसीए में चले जाएंगे। ये फिर दो अकाउंट ऑफ 3.1 और 2.1 छोड़ने पर, ये आपको पता है। एनसीए में एडजस्टमेंट अकाउंट से फिगर आएगी। एनसीए में ज़िंदगी भर तक याद रखिएगा 3 चीज़ें आती हैं बस, और कुछ भी नहीं आता। अच्छा जी, 2 चीज़ें आप मुझे बताएं, जो ये वर्किंग 5 है इसको छोड़ें अभी। 2 चीज़ें आप मुझे बताएं जो एसआरई और सीआरई में आ सकती हैं। लीगल चार्जेस, चलें ठीक है, अगर वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया लीगल चार्जेस आ सकते हैं, बिल्कुल, प्रोफेशनल फीस वगैरह। अच्छा, डिविडेंड, कौन बोल रहा है ये, हाथ खड़ा करें जी। डिविडेंड, तो डिविडेंड जो है वो जो सब्सिडरी अनाउंस करती है, एस का डिविडेंड फुल आता था इधर, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा नहीं आता। कब आता है? जब उसने रिकॉर्ड ना किया हो। डिविडेंड आपको पता है ना, डेबिट साइड पे आता है, एस का फुल डिविडेंड। तो एस का फुल डिविडेंड इधर आता रहा है, याद है ना क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, एस का फुल डिविडेंड। और दूसरी साइड पे क्या आ सकता है? एस के डिविडेंड का, कि कैसे लिखें, इस तरह लिखें, एस के डिविडेंड में पी का शेयर, और ये इनकम साइड पे आता है, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, एस के डिविडेंड में पी का शेयर। तो ये 2 चीजें भी हमने अकाउंट्स के अंदर जो है वो देखी थी जिंदगी में डिफरेंट मौकों पर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अटेंडेंस इतनी शॉर्ट होगी, एंड आई एम रियली शॉर्ट। हाइब्रिड में देख लें, नहीं, बहुत अटेंडेंस कम है। जो अगर आप खुले खुले होकर बैठे हुए हैं और कैलकुलेटर रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, इट मीन्स बस भाई की कसर रहेगी थी आने की। अब हम शुरू करते हैं क्लास। भाई कोई काबी रूह आपको जगाती नहीं है घर में? हमें तो सुलाती है वो काबी रूह। P&L के एंगल से आज इस एडजस्टमेंट को देखते हैं। भाई ये डेटा याद ही है, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, इधर छोड़ें पर इधर देखें। सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा, इसके लिए ऑब्वियसली सब्सिडरी को पहले खरीदना पड़ेगा। तो अब सारे अटेंटिव हो जाएं। सब्सिडरी ने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, और एक ही दफ़ा मैं बात करूंगा, और सब्सिडरी ने 12 रुपए का बेच दिया। जब सब्सिडरी ने, अगेन यू आर अटेंटिव समवेयर, पहुंचे हुए आप कहीं, 2 दफ़ा पकड़ा इसको। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, सब्सिडरी ने आउटसाइड वर्ल्ड से 10 रुपए का बिस्किट खरीदा और एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट। पेरेंट ने कहा हाँ ब्रो, परचेज डेबिट परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। पेरेंट ने कहा परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, और पेरेंट ने ये बिस्किट आगे 15 रुपए का बेच दिया। पेरेंट ने ये बिस्किट आगे 15 रुपए का बेच दिया। सब्सिडरी के स्टॉक में इसलिए नहीं कि उसने 12 रुपए का बेच दिया, पेरेंट के स्टॉक में इसलिए नहीं कि उसने 15 रुपए का बेच दिया। अब हम जो कहा करते थे वो फिगर्स, सोल्ड 12, सोल्ड से मतलब ना आपस की सेल होती है, जो आपस की सेल की है, सोल्ड 12
अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, हु इज बायर? पी। आपस की सेल तो एस ने की है ना, तो अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक 0, अनसोल्ड का प्रॉफिट 0। इसलिए हम बैलेंस शीट के सवाल में एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं करते थे। इज इट सो? बैलेंस शीट के सवाल में एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं करते थे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट 0 से आपस का प्रॉफिट उल्टाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बिक गई। बट इन द क्वेश्चंस ऑफ पी एंड एल वी विल पोस्ट एन एडजस्टमेंट। हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे? हम अगर इनको जमा कर देंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, अगर इनको जमा कर देंगे तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई अजीब सी कहानी बन जाएगी। अगर इनको जमा कर दिया खुदा ना खास्ता, तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल में अजीब सी कहानी बन जाएगी। 15 जमा 12, 27 की सेल की है ग्रुप ने? नहीं, ग्रुप ने तो अगर 12 और 12 कैंसिल करें तो सीधी सी सेल है। 10 रुपए वाली चीज कितने की बेची है? 15 रुपए की। और कितना प्रॉफिट कमाया है? 5 रुपए कमाया है प्रॉफिट। ठीक है, तो इट इज नॉट कि हमारी ये सेल है। अच्छा, और ये अजीब सी कहानी बन जाएगी, सेल इन्फ्लेट हो जाएगी। इस सेल में आपस की सेल भी पड़ी होगी, जैसे डेटर में आपस के डेटर पड़े होते थे। और अगर परचेज जमा कर दी तो इस परचेज में आपस की परचेज भी पड़ी होगी। तो हाउ टू डील इट, इसको कैसे डील करना है? इसको कैसे डील करना है? अच्छा, बैलेंस शीट के सवाल में तो हम इस 0 की एंट्री कर देते थे, एसआरए डेबिट स्टॉक क्रेडिट। ये 0 की एंट्री तो होनी नहीं इस सवाल में। लेकिन जब मैं किसका सवाल सॉल्व करने लगूं? पी एंड एल का। सोल्ड कितना? 12, अनसोल्ड जी बिल्कुल, अनसोल्ड का प्रॉफिट 0। पी एंड एल के सवाल में मुझे एक काम और करना पड़ेगा। पी एंड एल के सवाल में मुझे इस 12 की फिगर को डिडक्ट करना पड़ेगा। इधर कुछ नहीं करते थे, इस 12 को इधर करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। डिडक्ट करेंगे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से। इसका भी कुछ करना होगा, लेकिन अभी ये फिगर 0 है इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा। तो डिडक्ट कर दे इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से। अब जरा कंसोलिडेशन करके देखें। सब्सिडरी तो ने आपस की सेल की है, हां, सही तरीके से बोल, नहीं, हां, ये एडजस्टमेंट होगी। शोहर तूने आपस की परचेज की है, हां, कैंसिल कर दें। तो बता दीजिए क्या क्या डबल इंपैक्ट डाला करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन एस टू पी है, तो जो एस ने आपस की सेल की। अब देखें, और वो 5 का प्रॉफिट उसी तरह आ जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी छोड़ने पर। तो ये जी हमारी एडजस्टमेंट है, इसको आप नोट कर लें अपने रजिस्टर पे खुला खुला। पी एंड एल में क्या करना है? रेड मार्कर से मैंने लिख दिया है, बताएं क्या करना है? डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड। पी एंड एल में क्या करना है? मैंने रेड मार्कर से लिख दिया, -12 -12। वेल आई एम डैम श्योर इसमें से भी कोई ना बंदा कुछ निकालने लगा अभी। आई एम डैम श्योर इसमें से भी ना अभी कुछ निकलेगा। आज फिर शुरू हो जाए, निकालना शुरू करो यार, इसमें से भी चीजें निकालो यार, आज कर दो, रात इधर ही हम। हाँ, क्या चीज? नहीं, पी टू एस में भी ऐसे ही करेंगे, एस टू पी में। जी कीप द थिंग सिंपल। हाँ, 27 में, हाँ, लेकिन वो सेल इन्फ्लेट, इनका सवाल है कि 27 -22 करें तो भी तो 5 का प्रॉफिट आ रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेल इन्फ्लेट हुई हुई ना, यूजर्स को पता चल रहा है पता नहीं हमने कितनी सेल कर दी है। हमने तो सेल 10 रुपए वाला बिस्किट खरीद के 15 रुपए का बेचा है मेरे ख्याल से, फ्रॉम द एंगल ऑफ ग्रुप।
आपको मैं जरा साबित कर दूं कि P&L में क्यों सेल 15 और 10 की जानी है। इधर देखें जरा, एक मिनट रुक जाए, मैं आगे आ गया हूं। 10 रुपए की खरीदी, 12 की बेची, 15 की बेची। अब इनको एक समझ लें, तो व्हाट इज द सेल ऑफ ग्रुप? 15। व्हाट इज द परचेज ऑफ ग्रुप? तो इसलिए सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ग्रुप के एंगल से तो 15 रुपए की सेल हुई ना, 27 की पता नहीं कौन सी सेल आप कर रहे हैं जी। आपस में क्यों करते हैं सारा कुछ? इसलिए कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपस की ट्रांजैक्शंस करना मना नहीं है। अगर सब्सिडरी को ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो वो पेरेंट से जाके ख़रीद सकती है, कोई मसला नहीं, अच्छी प्राइस में मिल रही होगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको पता है अकेले अकेले तो घर में बीवी भी शोहर से पैसे उधार ले लेती है, शोहर भी बीवी से पैसे उधार ले लेता है, ठीक है। कई दफा तो बताए बगैर ही ले लेते हैं। तो हाँ, नहीं पता, अब्बू अम्मी, खाला खालू, फूफा फूफी, जी पता नहीं किधर रहता है। तो कब से मसला है? आप लोग हायर स्टडीज के लिए यूके नहीं गए? दारे गए, चलें छोड़, क्या जाके उधर गुल खिलाने थे आपने? कौन जर्मनी जाते जाते रह गया? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, वालिदैन की खिदमत का मौका मिल गया। बाहर ना जाइएगा, ओके। ओके, ये कौन सा वाला सिनेरियो है? हमने स्टॉक बेचा और अगले ने आगे सारा का सारा ही बेच दिया। पेपर में क्या करेंगे? यहां से 12 माइनस करेंगे, यहां से 12। ये वाली फिगर को हम इग्नोर करते होते थे, बैलेंस शीट के सवाल में सिर्फ जीरो से खेलते थे। इधर किससे खेलेंगे? इधर भी जीरो से खेलेंगे, लेकिन अब जीरो का कुछ करना नहीं है, इसलिए इसका अगले सवाल में जाके चार्ट डालते हैं। अगला सवाल क्या करें बताएं? ये इसकी सेल जीरो कर देते हैं ना। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखें, आसान सी बात है। सब्सिडरी ने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, फिर ये वाला कह रहा था 10 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए का बिस्किट। बीवी ने किचन में आवाज लगानी शुरू कर दी, 12 रुपए का बिस्किट, 12 रुपए का बिस्किट, 12 रुपए का बिस्किट। पेरेंट ने कहा दे दो मुझे, दे दो मुझे। यहां तक डील हो गई। बेचारा पेरेंट आवाज ही मारता रहा, 15 रुपए का बिस्किट, 15 रुपए का बिस्किट। हर कोई करके जाता रहा, 15 रुपए का बिस्किट। क्या क्वालिटी होनी है इसकी, हम नहीं लेंगे, खुद ही खा। तो पेरेंट आवाज लगाता रहा, लेकिन बिस्किट नहीं बिका। इसका क्लोजिंग स्टॉक जीरो, क्योंकि इसने क्या कर दिया? बेच दिया। इसका क्लोजिंग स्टॉक 12। इज इट साउ? ओके, अब आप मुझे ये बताएं, हम बैलेंस शीट के सवाल में क्या करते थे, फिर मैं आज आपको बताता हूं हम P&L के सवाल में क्या किया करेंगे। अच्छा जी, बैलेंस शीट के सवाल के अंदर हम क्या करते थे? सोल्ड कितने? 12। अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, ये वाली फिगर होती है वो, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक 12। अनसोल्ड का प्रॉफिट, एक बार याद रखिएगा, प्रॉफिट उसकी बुक्स में आप देखते हैं
जिसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होता है और फिर उसी की बुक्स में एसआरई डेबिट करते हैं जाके। तो प्रॉफिट किसने बुक किया आपस का? एस ने। बच्चे प्रॉफिट इधर आके निकाल रहे होते हैं पागल। प्रॉफिट किसने बुक किया आपस का? एस ने। तो एस का प्रॉफिट बोलें कितना, जरा हिम्मत करें, एस का प्रॉफिट 2 रुपए। तो ये 2 रुपए हम निकाल लिया करते थे। तो व्हाट इज सोल्ड? 12। हु सोल्ड? व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय एस? ये मैं आप कहना चाह रहा था आपको। व्हाट इज सोल्ड? व्हाट इज लाइंग इन बायर स्टॉक? 12। हाउ मच प्रॉफिट इज मेड बाय सेलर? सेलर 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 जिसने आपस की सेल की है। सेलर वो होता है जिसने आपस की सेल की है, जिसने बाहर की सेल कर दी वो नहीं सेलर। ओके, बैलेंस शीट के सवाल में क्या करते थे? एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, और बाकी सारी फिगरों को इग्नोर करते थे। लेकिन ये किस सवाल में करते थे? बैलेंस शीट के सवाल में। अब हम बड़े हो गए, अब हम किसका सवाल करने लगे हैं? पी एंड एल का। नजर ना लगे। सोल्ड 12, अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक 12 जी। अनसोल्ड का प्रॉफिट 2। P&L के सवाल में क्या करना है? पहला काम वही, शर्म नहीं आती? शोर को बेचती है चीजें, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? बीवी से चीजें खरीदते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? इस 10 रुपए का कुछ नहीं करना, ये तो इसने बाहर की दुनिया से खरीदा हुआ। तो ये एडजस्टमेंट तो करें आप, ठीक है। डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। इस फिगर को रिड्यूस कर दिया करेंगे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से। और भाईजान कह रहे हैं -12 करें ताकि क्लोजिंग स्टॉक 0 आ जाए, हालांकि वो पड़ा हुआ है। सरकार इसे कहते हैं पूंजी सरकार। भाईजान कह रहे हैं इसे -12 कर दें इधर। -12 करने से होगा ये कि 0 + 12 -12 इज इक्वल टू अंडा। बिस्किट पता नहीं किधर है, बिस्किट चोरी हो गया यार। कोई हद होती है एक चीज की। -0 -2 आपस का प्रॉफिट है ना, -2। स्टॉक पड़ा किस पे होना चाहिए था? एक भाई ना ऐसे देख रहे हैं, शहजादे बिस्किट 10 रुपए का लिया है, किताबों में 12 रुपए का पड़ा हुआ है। माफी दे दे मुझे, 10 रुपए पे ला रहा हूं, माफ किया। क्या करो? कुछ भी नहीं करा। ऐसे जब आप चीजों को देखते हैं ना, हुई -2 ये कितने का खरीदा है बिस्किट? बात खत्म करें। ये अगर आपस में बोंगियां ना मारते दोनों और वो किचन में ही बैठी रहती और 10 रुपए वाला अपने पास रखती, तो फिर बैलेंस शीट में कितने का नजर आता? 10 का। तो आपस में बेच के 12 का रिकॉर्ड कर दिया है। तू 12 का छोड़, तू 10 की चीज 2 करोड़ की बेच, वो तुझे 2 करोड़ पे बैलेंस शीट में पड़ा होगा। पागल हो तुम लोग? दोनों को डीओजी ने बाइट किया, अजीब बातें कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक कितने पे पड़ा है और सरकार कितने पे पड़ा है? 12। लाना कितने पे है? 2 से क्या कर दें? वो 2 कौन सी वाली फिगर हुआ करेगी? ये वाली फिगर हुआ करेगी। अब जरा P&L बना के देखें फाइनल वाला। कुछ नहीं निकालना इससे, कुछ नहीं निकालना इससे। 12 का पड़ा है 10 पे लाने में, बस। अब इसे जो मर्जी इधर से आप अंदर लें या पाँव से इस कॉन्सेप्ट को अंदर लें अपने, वो अब आपकी मर्जी है। हमारा तो नॉर्मल तरीका यही चल रहा है कि इधर कान से लेते हैं और फिर अंदर से। अच्छा, साथ वाले ने मुंह बनाया हुआ या कुछ पूछने लगे तो उसको। हाँ जी भाईजान, 12 - 12 0। ठहर जाए, नहीं नो हॉर्न नहीं। 12 - 12 ठहर जो 10 जमा 12 - 12 10। ऐसे एकदम दरवाजा खोल के जल्दी आ रहा है, बड़ी चीज मिस होगी इसकी। 40 मिनट लेट आया वो नहीं सोच रहा। 0 जमा 12 - 2
10। तो ओवरऑल जब हमारा पी एंड एल बनेगा, वैसे मैं बनाना नहीं ओवरऑल पी एंड एल, जीरो का आया है, क्यों? आउटसाइड वर्ल्ड को सेल नहीं की। कितना जबरदस्त कंसोलिडेटेड पी एंड एल हमने बना के दिखा दिया यूजर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप ने सेल नहीं की। हाँ 10 की चीज खरीदी हुई थी, अगर बीवी किचन में ही रखती तो 10 पे ही पड़ी रहती। बस ये हमने बता दिया यूजर को। अब जो जो कुछ निकालना है इससे निकालें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसमें से भी निकालें आज कुछ। जी जी, कौन सा 14? हाँ हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ फिर क्या होना है। इसकी मैं 2 रुपए की अलग से एंट्री आपको करके दिखाने लगा हूँ। ये 12 रुपए ये वाले हो गए, 2 रुपए की एंट्री मैं आपको करके दिखाने लगा। इस 2 रुपए की एंट्री मैंने नहीं आपको बताई, अच्छा सवाल है आपका। अभी मैंने आपको 12 और 12 की बताई है। डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। जो भी करो, इससे आप एग्री कर रहे हो? ए बीवी ने कितने का खरीदा? 10 का। अगर आपस में ना बेचती तो किचन में कितने का पड़ा होता? प्रॉफिट ग्रुप ने नहीं कमाया क्योंकि आगे बेच नहीं सके। क्या ये सब कुछ करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ना था? किया? बोलो किस में मसला है? क्या पूछो ना भाई, पूछो। 2 रुपए से रिड्यूस कर दिया करेंगे स्टॉक को। इसका फायदा क्या होता है? रिड्यूस कर देंगे स्टॉक को, जल्दी बताएं। क्लोजिंग स्टॉक सही प्राइस पे आ जाएगा। 2 रुपए से रिड्यूस कर दिया करेंगे स्टॉक को, रिड्यूस कर देंगे स्टॉक को। जी अब कंक्लूजन बताएं क्या क्या करना है। कंक्लूजन बताएं क्या क्या करना है। 12 रुपए को माइनस करना है सेल से और कॉस्ट ऑफ सेल से, और 2 रुपए इधर आ रहे हैं, पिछले सवाल में 0 आ रहे थे। 2 रुपए को कहां से माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक्स। डन। हाँ जी, हाँ आपस की सेल वाला 12 माइनस करना है। हु मेड आपस की सेल? ये वाला 12 माइनस करना है। यू आर एग्जैक्टली राइट, ये वाला 12, और वो यही फिर 12 इधर भी ऑब्वियसली पड़ा होगा। तो डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड परचेज लिख लें अगर आपको थोड़ा सा मसला आ रहा है तो। डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड परचेज, लेकिन परचेजेस असल में सवाल में हमें नजर नहीं आनी। अच्छा, पी ने अगर कुछ ना कुछ सेल की और कुछ ना की हो तो वो फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट इधर आ जाया करेगा, तो कोई मसला नहीं, वो हम देख लेंगे, अभी सवाल करते हैं बस। अच्छा, अच्छा स्टोरी ना थोड़ी सी मजे की बनेगी जनरल एंट्री के एतबार से, क्योंकि अब मैं आपको दूसरी चीज की जनरल एंट्री बताने लगा हूं। एक ऐसी आपको पुरानी एडजस्टमेंट याद कराने लगा हूं। जी अच्छा, तो कितनी देर में आएगी? नहीं तो ये बाकी इनकी तो लाइट आ गई, उनकी क्यों नहीं आई? अच्छा वो यूपीएस पे है तो, अच्छा ये यूपीएस पे नहीं, ये सिस्टम इतना बड़ा तो यूपीएस पे, चलें जो भी है होती है, हम तो बता दें हमने कौन सा इलेक्ट्रिशियन बनना है।
इसको अंग्रेज कहते हैं ईदर और नीदर नीदर। हाँ यार ये देखा करें, इन लोगों की बातें सुना करें। इधर आपका फ्यूचर बन रहा है और आपका फ्यूचर बिगड़ है। हाँ जी क्या चीज? ये पूरा P&L बना दो इधर। मैं पता नहीं क्या शुरू कर दें। हाँ यार लाओ, पे सवाल पूछ रहा था जी। सर आपने कहा है कि सेल को परचेज में से माइनस करें 12 माइनस 10 ऊपर से, तो उससे जो अनसोल्ड प्रॉफिट आएगा। हाँ लेकिन वो इस सूरत में है जिस वक्त सब्सिडरी ने सारी सेल पी को की हो, लेकिन अगर सब्सिडरी ने कोई और सेल भी की हुई है दुनिया में तो फिर शायद इस सेल परचेज का डिफरेंस ना ले सकें हम, तो हम आम सवालों में नहीं ले सकेंगे ऐसा। अच्छा जी, तो हाइब्रिड वाले हजरात ये कुछ बातें इनको लिखी थी, हर गुजरने वाला लम्हा या आपका फ्यूचर बना रहा है या बिगाड़ है। नो इट्स अप टू यू कि आप अपना फ्यूचर बनाएं या बिगाड़ें। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछने लगा था कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है 50, मेरी परचेजेज हैं 100 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 12, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 30। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक गिर के रह गया किस पे? 28 पर। मुझे ज़रा आप बताएं कि इधर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 120, 122, वट एवर द ग्रॉस प्रॉफिट में भी, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। मुझे बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक कम करने की जनरल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक कम करने की जनरल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे लाने की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ बढ़ जाती है क्योंकि एनआरवी लॉस है, लॉसेस से खर्चे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और बोलें स्टॉक क्रेडिट। लेकिन अगर मुझे वाज़े तौर पे कभी जिंदगी में क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा हो तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को कम करता हूं। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा हो जिंदगी में, अगर मुझे जिंदगी में ये पिक्चर नजर आ रही हो तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम करूंगा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर्स खुद ही सही आएंगी। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई बंदा मुझे ये कह दे कि एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करो 2 रुपए का, अब मुझे सिर्फ सेल नजर आ रही है सवाल में और कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है, अब मैं किस दीवार में टक्कर मारूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं माइनस तो कैलकुलेटर पे कुछ कर नहीं सकता, अकल है थोड़ी सी। अब मैं क्या करूं? खर्चे बढ़ा दूं। खर्चे बढ़ाने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर जिंदगी में आपको इतना ज्यादा डेटा दे दे तो आप सिंपली कीजिएगा,
क्लोजिंग स्टॉक को किस पे ले आइएगा, कैलकुलेटर पे कौन सा साइन लगाएंगे, 3 - 2। और बोले यार 3, ऐसे ना देखा करें चीज़ों को, कुछ भी नहीं होती चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ होती है मैं खुद थोड़ा सा ऑन कर देता। अगर इतना डाटा आपके पास अवेलेबल है तो 30 को 28 पे कैसे लाएंगे, कैलकुलेटर पे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ये बात समझ आ रही? अगर खुदा ना खास्ता आपको ये डाटा ना अवेलेबल हो और आपको मैं कहूं 2 रुपए का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करें, कोई तरीका बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएंगे आप, जब आप बढ़ा देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को तो प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। इसलिए एनआरवी लॉस की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक इन बैलेंस शीट क्रेडिट। ये एंट्री होती है एनआरवी लॉस की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब मैं क्लास में हमेशा यहां प्लस का साइन यूज किया करूंगा। क्यों? इसलिए कि आज मैंने आसान सवाल रखा था, मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का लाइन आइटम शो किया हुआ है, मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का लाइन आइटम शो किया हुआ है, लेकिन पेपर में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक परचेजेस नहीं दी होंगी, पेपर में दी होगी कॉस्ट ऑफ सेल। वो मैंने यहां शो नहीं की, बड़ा बात बड़ी लंबी हो जानी थी। पेपर में क्या दी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब अगला फड्डा ये आता है कि जब हम सवाल करने शुरू करते हैं तो बच्चे कहते हैं उधर आपने माइनस का साइन यूज किया था, अब आप प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। तो प्लीज इसलिए ये परेशान नहीं होना। अगर क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ना है तो एनआरवी लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा, माइनस करके। एनआरवी लॉस इसलिए बता रहा हूं कि उसकी आदत पड़ी हुई है। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल को छेड़ना है तो एनआरवी लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा, इसलिए एक जर्नल एंट्री मुझे बनवा दें यहां, जर्नल एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। स्टॉक तो आप एग्री कर रहे हैं ना, कम हो रहा है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लाइन आइटम अगर क्लोजिंग स्टॉक छेड़ें तो मैं आपके साथ हूं, माइनस साइन पेपर में यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर लाइन आइटम पेपर में कॉस्ट ऑफ सेल छेड़ना पड़ा, दोबारा देख लें इधर, अगर क्लोजिंग स्टॉक की लाइन छेड़ें तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, 30 - 2 28। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन छेड़ें तो प्लस करना पड़ेगा। वैसे भी बता दें, आपस का प्रॉफिट रिड्यूस करने की एक एंट्री होती है जीपी डेबिट स्टॉक क्रेडिट। आपस का प्रॉफिट रिड्यूस करने की एक एंट्री होती है, आरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं, अब P&L में आ गए हैं, जीपी डेबिट स्टॉक क्रेडिट। लेकिन जीपी हम डेबिट करते नहीं है क्योंकि जीपी डेबिट करना कोई अकाउंटिंग टी अकाउंट है ही नहीं जीपी। इसलिए पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स जब भी कभी ग्रॉस प्रॉफिट कम करना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं, उससे ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, खुद ही कम हो जाता है। तो अब पेपर में 2 एक्शन रिक्वायर्ड हैं, सारी लॉजिक्स सब कुछ फारग कर दें। मैंने आपको चंद दिन पहले कहा था कि थोड़ा सा एतमाद कर लें, बस एतमाद कर लेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। पेपर में क्या करना है, मशहूर ज़माना ये जो फिगर इसको इग्नोर करते थे, इसे आपने सेल में से माइनस कर देना है और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देना है। और स्टॉक कम करना होता था, स्टॉक कम करना होता था। सारी लॉजिक मुझे पता है पेपर में निकल जाती है, पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होता। स्टॉक कम करना होता था, अभी भी लॉजिक से ही चल रहा हूं, लॉजिक से ही चल रहा हूं। स्टॉक कम करना होता था, स्टॉक कम करने की कोई ऐसी एंट्री बता दें कि मैं खुश हो जाऊं। स्टॉक कम करने की एंट्री, स्टॉक क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इससे स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे भी इंपैक्ट चला जाएगा। तो सिर्फ ये आज की मेन बात है याद करने की, ये बाकी सब कुछ फारग है, सिर्फ ये चीज याद करने वाली। तो डिडक्ट कर दें 12 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, इस फिगर को स्टिल इग्नोर करें और रिड्यूस कर दें स्टॉक कितने से, 2 रुपए से। हाँ जी, क्या वो इंशाल्लाह हम अभी सवाल करते हैं, उसमें हम देख लेंगे एडजस्टमेंट्स कैसे पोस्ट करनी है। एडजस्टमेंट्स अभी पोस्ट करना सीख लेते हैं। बस ठीक है जी, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। अब कंक्लूजन सिर्फ ड्रॉ कर लें हैंड रिटन पेज निकाल के, और अब हम कंसोलिडेशन क्लोज कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट का सवाल करने लगे हैं। अब भी जो नहीं आया वो नहीं आया,
तो हाँ जी, नहीं ये नोट नहीं करना यार, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुने। ये फिगर कहां से माइनस करनी है? लॉजिक, एक ने सेल में डाला हुआ है, दूसरे ने परचेज में, बात खत्म। इतनी सी लॉजिक भी याद रखनी है। बैलेंस शीट के सवालों में इस अमाउंट से स्टॉक कम करते थे, स्टॉक कम करके आरई भी कम करते थे। इधर आरई कम ना करके खर्चा बढ़ा दें, आरई खुद ही। इतनी सी लॉजिक याद करनी है जो सुबह के हम लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों इतना लोग टाइम जाया करवा देते हैं इस एडजस्टमेंट के ऊपर। डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड रिड्यूस स्टॉक, एंट्री सोचें स्टॉक रिड्यूस करने की, स्टॉक कम खर्चा बढ़ा दें। हैंड इट ऑन पेज 7। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी? 2 कर लें, 3 कर लें, आपकी मर्जी है। 3 कर लें। सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P, कितना बेचा? 30। ये तो मैंने अपने तरफ से फिगर से ज्यूम किए हैं। सोल्ड 30, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, बस कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इसको आपने क्या करना है यार? डिडक्ट कर देना है फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि एक की सेल में पड़ा है दूसरी की परचेज में, और इसकी एंट्री कर देनी है। ये स्टॉक बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल P&L में डेबिट हो जाएगी। बस पिछले 50 मिनट जाया हमारे। ये क्या करेंगे? सवाल खुलने दें, सवाल खुलने दें। कहां करेंगे जी? सेल वाली फिगर को कहां से माइनस करना है? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में। और SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट या खर्चा डेबिट स्टॉक क्रेडिट? खर्चा बढ़ने से SRE खुद ही कम हो जाएगी। डिडक्ट 30 फ्रॉम सेल एंड पास जनरल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये हिट वर्किंग 5 इंशाल्लाह सवाल खुलेगा तो समझ आएगी। ऐसे कंधे करें और जो कुछ पड़ा हुआ है उसको ऐसे डस्टबिन में फेंक दें, पारा करें। फाइनल अकाउंट देखें, मैं चैप्टर बना के लाया हूँ, अगर इधर रखा हो। ये क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 662। इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हम ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज 662। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। 662। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। थोड़ा सा सवाल का अदब करें। द फॉलोइंग बैलेंसेस, ऐसे जरा बैठ जाएं सारे। द फॉलोइंग 32 तोपों की सलामी। द फॉलोइंग बैलेंसेस, थोड़ा सा बैठें जरा ऐसे, थोड़ी देर ऐसे, हाइब्रिड वाले जरा ऐसे बैठें। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लैमिनेट लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2019। डेटर ऐसा टाइप चीज़ है, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल ऐसा टाइप चीज़ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिविडेंड रिसीवेबल। ये डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे हम, डिविडेंड इनकम का, वहाँ ये रिसीवेबल का कैरी डाउन आ जाएगा IS 12 की तरह। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये तीनों P&L टाइप आइटम है। डिविडेंड इनकम, ये डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड के T अकाउंट में P&L वाली साइड पे जाएगी, इनकम है, और ये डिविडेंड के अकाउंट में कैरी डाउन में जाएगा। कैपिटल गेन इनकम और अदर इनकम। अब जो आपके P&L के लाइन आइटम्स हैं, क्या ये इस काबिल हैं डेटर कॉन्ट्रा एसेट, सॉरी एसेट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट, बाकी सारे P&L टाइप आइटम्स हैं। क्या ये सारे इस काबिल हैं कि इनको हम अलग अलग लाइन के तौर पे P&L के मुंह पे ले जाएं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
बड़ी कंजूसी होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी चीज़ें एज अ लाइन आइटम नज़र नहीं जाती, वरना तो P&L के अंदर भी पूरी बारात आई होगी। तो टू अवॉइड द बारात इन P&L में बारात अवॉइड करने के लिए हमने सिर्फ दुल्हा दुल्हन को लाना है, क्योंकि बाकी तो रेलिवेंट नहीं है। इधर है फाइनल अकाउंट, ऊपर है क्या नीचे? अच्छा, P&L के लाइन आइटम्स हम देखते हैं, कंसोलिडेशन से बाहर आ जाएं। P&L के लाइन आइटम्स, पता नहीं आप लोगों ने किस टाइम कल घर वालों से इजाज़त ली। मैंने 5:37 पे तकरीबन, नहीं 6:37 पे घर वालों से इजाज़त ली थी आज की क्लास की। आप लोगों ने पता नहीं किस टाइम ली। आपको तो वैसे खुशी से इजाज़त भी मिल जाती होगी, क्योंकि आप लोग अभी अपना फ्यूचर बनाने के चक्रों में हैं, तो आपको आराम से घर वाले इजाज़त दे देते होंगे। और 3 दिन इंशाल्लाह आपको पढ़वाएंगे भी घर आके। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में मैं फाइनल अकाउंट में आपको बताऊंगा कोई अनयूजुअल आइटम्स आ जाते हैं, जैसे इम्पेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो नॉर्मल एडमिन सेलिंग के खर्चे नहीं होते, ये तो रूटीन के खर्चे होते हैं। अदर इनकम आती है, फाइनेंस कॉस्ट आती है जिसमें इंटरेस्ट आता है, इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स में फिर CT DT आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो वी आर वेरी अनलकी कि हम P&L के मुंह पर सिर्फ ये वाली चीज़ें शो कर सकते हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चे होते हैं फैक्ट्री के। कॉस्ट ऑफ सेल में किसके खर्चे होते हैं? फैक्ट्री में, जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ मशीनें चल रही हैं, जहाँ लेबर काम कर रही है। एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं हेड ऑफिस टाइप, भाई मोबाइल वाले, जहाँ अकाउंटेंट वगैरह बैठा होता है, ये एडमिन ऑफिस वो होते हैं, हेड ऑफिस। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ शोरूम होता है, शोरूम में गाड़ियाँ और स्टॉक बिकने के लिए पड़ा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस उसके होते हैं। बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और अदर इनकम आ जाती है, ये पॉजिटिव टाइप चीज़ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है। अदर इनकम को हम GP के नीचे भी रख लिया करेंगे, वो भी चलेगा, या फाइनेंस कॉस्ट के भी नीचे रख लेंगे, वो भी चलेगा। GP के नीचे हम रख लिया करेंगे अदर इनकम को, कोई मसला नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे बता दें, हमारे सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेल है, शुक्र है, ये तो अलग लाइन आइटम है। कॉस्ट ऑफ सेल भी अलग लाइन आइटम है। R&D को कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। हो सकता है R&D को हम बैलेंस शीट में डाल दें, अगर ये सारी अच्छी वाली डी हुई, और अगर ये R हुई और बुरी वाली D हुई और अच्छी वाली D हुई, तो फिर हम इसके 3 टुकड़े करेंगे और कुछ बैलेंस शीट में डाल देंगे, कुछ P&L में डाल देंगे, एडमिन एक्सपेंसेस में डाल देंगे, या जैसे भी कर लें, वो कोई मसला नहीं। तो इसको कहीं ना कहीं रिक्लासीफाई करेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है सवाल में, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर इनकम, ये तीनों पता नहीं कहाँ जानी है। डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर इनकम, ये अदर इनकम में जाएगी, ये सेल में ऐड नहीं होगी। डिविडेंड इनकम क्या होती है? आप लोगों ने माशाल्लाह टैक्स पढ़ा हुआ है, शेयर्स पर डिविडेंड आया। कैपिटल गेन इनकम क्या होती है? शेयर्स ही बेच दिए। और अदर इनकम इसके अलावा भी कोई बिजनेस की होगी। तो ये एनुअल रिपोर्ट 2019 आपके सामने अक्सर खोली जाती है। ये इसके लाइन आइटम्स हैं जो ज़बानी आपको याद हो गए, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। पहली क्या है? P&L बनाना है और OCI बनाना है। ठीक है, चलो बना दो यार दूसरा पार्ट।